दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वनों का वर्गीकरण। क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला जो मैं चला रहा था, आप लोग उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में बात करेंगे वनों के वर्गीकरण के बारे में। इसमें हम प्राकृतिक वर्गीकरण की बात नहीं करेंगे, अर्थात जब हम बात करते हैं सदाबहारी वन, पर्णपाती वन, इस तरीके के शीतोष्णकटिबंधीय वन, इन वनों की बात नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इसमें हम बात करेंगे कि जो ब्रिटिश काल में जो वर्गीकरण किया गया था, या प्रशासन की दृष्टि से या प्रबंधन की दृष्टि से, प्रशासन के प्रबंधन की दृष्टि से भी हम देखेंगे वनों का वर्गीकरण। हम बताएंगे कि आखिर कौन कौन से वन होते हैं। और दूसरा, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे कि जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो वनों का वर्गीकरण प्राकृतिक आधार पर हम वनों का वर्गीकरण करेंगे, जिसके अंतर्गत हम बताएंगे विषुवतरेखीय वनों के बारे में। और उसके बाद हम बात करेंगे सभी डिवीजन, टुंड्रा, टैगा, परमाफ्रॉस्ट, इन सब के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वनों का वर्गीकरण प्रशासन की दृष्टि से। ब्रिटिश काल में अगर हम बात करेंगे तो ब्रिटिश काल में प्रशासन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। वो कौन से 3 भाग थे, तो उनके बारे में आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुरक्षित वन, मतलब कि रिजर्व फॉरेस्ट कौन से हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जंगल और वन में अंतर क्या होता है। वन दरअसल कह सकते हैं एक तरीके से जो वन होते हैं आगे चल करके वो जंगल में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं वन जो होते हैं वो एक तरीके से संरक्षित किए जाते हैं, और जो आम लोगों के लिए एक तरीके से कह सकते हैं उसमें पशु चारण वगैरह ये सब किया जाता है, ये सब होता है। इनको हम लोग बोलते हैं वन। जो आगे चलकर काफ़ी घने और प्राकृतिक रूप से जो होते हैं, जिनमें वन्य जीव वगैरह रहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं जंगल। तो जो वन ही है आगे चल करके अगर जो काफ़ी लंबे समय तक अगर जो वो उसमें किसी तरीके से हस्तक्षेप ना हो, तो वन जो होते हैं वो जंगल में बदल जाते हैं। तो देखिए, हालांकि कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन एक बेसिक अंतर जो था वो मैंने बता दिया आपको। तो आइए देखते हैं वनों का वर्गीकरण प्रशासन की दृष्टि से ब्रिटिश काल में। सबसे पहले सुरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट। तो सरकार की देखरेख में, मतलब कि ये जो वन होते हैं ये सरकार की देखरेख में होते हैं। सरकार की देखरेख में होने की वजह से इसमें किसी भी तरीके से आप लकड़ी ना तो काट सकते हैं, ना तो ले जा सकते हैं, किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं, पशुचारण वगैरह आप कुछ इसमें नहीं कर सकते हैं, सब कुछ इसमें बैन होता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार की देखरेख में होते हैं। लकड़ी इकट्ठा करना, लकड़ी इकट्ठा और पशुचारण दोनों पर वर्जित होता है, और इसमें आप अंदर एंट्री वगैरह जल्दी नहीं मिलेगी आपको। संरक्षित वन क्या होता है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट संरक्षित और सुरक्षित दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है, ये भी जो संरक्षित वन भी होते हैं और ये भी क्या होते हैं, सरकार की देखरेख में ही होते हैं। सरकार की देखरेख में तो, लेकिन इसमें क्या होता है कि सीमित मात्रा में आप इनमें की लकड़ी वगैरह लेके जा सकते हैं, लकड़ी वगैरह आप इनको ले जा सकते हैं, पशुचारण वगैरह कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक टर्म्स कंडीशन ये भी है, इसके साथ साथ में एक शर्त ये भी है कि आपको किसी भी तरीके से इसमें वनों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। मतलब आप इसमें से लकड़ी वगैरह लेकर के जा रहे हैं तो आपको इसमें से ऐसा नहीं कि आप काट के लकड़ी ले जा रहे हैं। पड़ी वगैरह है, पड़ी बड़ी है तो लेके चले जाइए, पशुचारण वगैरह करा लीजिए, लेकिन ये नहीं कि आप पेड़ ही काट दिए। पेड़ काटेंगे नहीं, आपको वनों को नुकसान नहीं पहुँचाना है। आप इसमें कह सकते हैं मानवीय हस्तक्षेप होता तो है, लेकिन आप वो भी एक सीमित दायरे में होता है। आप बहुत बड़े स्केल पे आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप गए और आपको बोला गया कि पशुचारण की तो इसमें इजाज़त दी गई तो आप वन काटिए और पशुओं को उसी जितने हरे हरे पेड़ों को सब लेके चले जाइए, पशुचारण वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें लकड़ी इकट्ठा एवं पशुचारण की छूट इसमें होती है, लेकिन बिना क्षति पहुँचाए हुए। फिर होते हैं अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन क्या होते हैं? ऐसे वन जिनका वर्गीकरण किया ही नहीं गया, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। मतलब इसमें जिनका वर्गीकरण ही नहीं किया गया आज तक कि आखिर ना तो ये संरक्षित में आते हैं ना तो सुरक्षित में आते हैं। इसमें वनों को काटने और इसमें वनों के चारण में प्रतिबंध नहीं होता है। मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं इसमें आप कोई सरकार की नीति के अनुसार, मतलब कि कोई सरकार द्वारा प्रोटेक्टेड या संरक्षित एरिया नहीं है कि आप उसमें आप एक कोई गाइडलाइन जारी की गई है कि इसमें आप इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसमें पशुचारण नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अवर्गीकृत वन है तो एक तरह से पेड़ काट के चले गए, तो ऐसा भी नहीं। लेकिन यह है कि सरकार की जो इसमें दखलंदाजी नहीं होती है। लेकिन जब आप बड़े स्केल पे काम करेंगे तो फिर एक तरीके से कह सकते हैं फंसेंगे ही। तो ये नहीं करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 3 तरीके के वन, सुरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, जिनका वर्गीकरण नहीं किया कि इसमें वनों को काटने और पशुचारण पर प्रतिबंध जो होता है वो नहीं होता। आज के टाइम पे ऐसा नहीं, आप पेड़ वगैरह काटते तो आपको परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है जैसे, लेकिन पहले के टाइम पे ब्रिटिश काल में ऐसा नहीं होता होगा। तो ये है तो सुरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वामित्व एवं प्रशासन
प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण देखेंगे। तो सबसे पहले ये भी देखेंगे आखिर यह कहाँ पर इसमें क्या बातें कही जा रही हैं। एक है राजकीय वन। राजकीय वन का मतलब होता है कि वे वन जिनमें केंद्र या राज्य सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है, उन वनों को हम क्या बोलते हैं, राजकीय वन कहते हैं। पूरी रूप से राज्य केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप नेशनल पार्क वगैरह ले सकते हैं, नेशनल पार्क ले लीजिए, या आप कोई वन्य जीव अभयारण्य ले लीजिए, या कोई एक तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह ले लीजिए। तो ये सब क्या होते हैं, ये सभी जो होते हैं ये राजकीय वनों के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें पूर्णतः राज्य केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। जैसे कोई चिड़ियाघर वगैरह के जिनमें अंदर जो वन लगे वो सब राजकीय वन ही हैं जो भी अंदर हैं। और इस तरीके से आप और ले सकते हैं, जैसे कोई नेशनल पार्क हो गया, या कोई वो बर्ड सेंचुरी हो गई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, उसमें जो वन वगैरह हैं वो सब सरकार के अधीन ही आते हैं। तो ये किसमें सरकार का नियंत्रण होता है, राजकीय वन। और भी जैसे मान लीजिए कहीं कोई शहर के अंदर या इस तरीके से कहीं पे अगर जो वन है सरकार के नियंत्रण में, वो आते हैं, सरकार के नियंत्रण में होते हैं। मुख्य रूप से आप याद रखिएगा इसमें नेशनल पार्क वगैरह ये सब इस तरीके से आएंगे। नेक्स्ट है सामुदायिक वन। इन वनों का प्रशासन स्थानीय निकायों के अधीन होता है। मतलब कोई जैसे नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, इनके अधीन जो वन आते हैं। जैसे गाँव में आप देखे होंगे कि कोई खाली ज़मीन पड़ी रहती, उसमें वन वगैरह हैं, लेकिन वो ज़मीन किसी के गाँव में परती वगैरह बोल देते हैं, उसमें कोई वन वो ना तो आपके हैं ना तो किसी के नहीं है, वो सरकार के हैं। वो भी उनको सामुदायिक वन की कैटेगरी में रखते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे या कोई शहर के अंदर भी अगर जो कोई वन है जो नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम के अधीन है, तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वनों का प्रशासन स्थानीय निकायों के अधीन होता है। मतलब कि जो स्थानीय निकाय हैं उनके अधीन वो होता है, तो उनको सामुदायिक वन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है निजी वन। निजी वन क्या होते हैं, व्यक्तिगत लोगों के अधीन वन होते हैं। मतलब कि वे वन जो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी, कोई अपने खेत में लगाया हुआ है, कोई अपने प्लॉट में लगाया हुआ है, या कहीं पे किसी का अपना कोई कुछ भी निजी ज़मीन पड़ी हुई उसमें लगा दिया, तो वो जो होते हैं व्यक्तिगत वन होते हैं। और व्यक्तिगत वनों की दृष्टि से देखेंगे तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा 1600 वर्ग किलोमीटर में, उड़ीसा में, मेघालय में 1040 वर्ग किलोमीटर में है। तो ये निजी वन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये निजी वन, इसमें याद रखिएगा कभी भी आपसे वर्गीकरण पूछ लिया जाए तो प्रशासन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण आप करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो राजकीय वन, सामुदायिक वन और निजी वन वगैरह आप कर देंगे इस तरीके से। और अगर जो पूछा जाए वनों का सुरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत, ब्रिटिश काल से चला आ रहा वही नियम। अब इसमें जैसे मैप में देखेंगे तो इसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं तो पश्चिमी घाट का एरिया जो है प्रोटेक्टेड एरिया में आ जाएगा। हिमालय के क्षेत्र के जो वन है ये भी प्रोटेक्टेड हैं। आप ऐसा नहीं कि हिमालय में जाएंगे पेड़ काटने लगे, ऐसा नहीं है। तो ये एरिया जो है वो इसी में आ जाएंगे। बाकी के जैसे अवर्गीकृत वन में जैसे जिनका कोई वर्गीकरण ही नहीं किया गया, तो इसमें मैं जब वर्गीकरण किया ही नहीं गया तो मैप में कैसे बताएंगे। बाकी का जो बात करेंगे निजी वन, तो निजी वन कोई बहुत बड़े स्केल में नहीं होता है कि मतलब वर्ग किलोमीटर में हो, छोटे छोटे स्केल पे होते हैं, तो इसको याद रखिए। बाकी सामुदायिक वन वगैरह है। अभी देखिए जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, हर 2 साल में एक बार आती है। 2021 के भी चल रही, 23 की आई नहीं है, आने वाले समय में कुछ दिनों में 23 की आ जाएगी। तो आंकड़े अपडेट होंगे तो उनको आगे आने वाले वीडियोज़ में बता दिया जाएगा। लेकिन चूँकि बात यह है कि अगर जो एग्ज़ाम जब तक एग्ज़ाम के पहले अगर जो वो रिपोर्ट नहीं आती है तब तो आपके वही आंकड़े चलेंगे। लेकिन आने वाले समय में जल्द ही रिपोर्ट वो आएगी जिसमें आपके जो वनों के जो आंकड़े लेटेस्ट वाले होंगे, कहाँ पर कितने वन बढ़े, कितने घटे, कहाँ पर प्रतिशत के आधार पर वन बढ़ रहे हैं, कहाँ पर घट रहे हैं, और सर्वाधिक वन कहाँ है, सबसे कम वन कहाँ है, प्रतिशतता के आधार पर क्या है। और उसको आप जिस राज्य के निवासी हैं उस अपने राज्य का भी आंकड़ा याद कर लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़, जहाँ के भी हों, तो वो आप अपने वनों का जो आंकड़ा है वो भी आप याद कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जब स्टेट लेवल की परीक्षाएं होती हैं तो उसमें वहाँ के आंकड़े भी आते हैं, और जब केंद्र लेवल, जब अगर जो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होगा तो उसमें राज्य का तो नहीं ही आएगा, उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूरे के पूरे भारत के स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन अगर जो आप कोई यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी के एग्ज़ाम की, और अगर आप जैसे बिहार में बीपीएससी वगैरह की जो वैकेंसी है, या उस किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको वहाँ के जो स्थानीय स्तर पर जो होगा वो उनको आपको याद करना पड़ेगा कि सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए जा रहे हैं, सबसे कम वन कहाँ पर पाए जा रहे हैं, प्रतिशतता के आधार पर वन कहाँ पर हैं। इनका क्रम 2 से 3 जिलों का क्रम आपको याद करना पड़ेगा, उसी तरीके से यूपी का हर जगह का, तो वो आप याद कर लीजिएगा। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात करने वाले हैं, उसमें बात करेंगे कि जो प्राकृतिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण करेंगे कि आखिर विषुवत रेखा से जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, क्षैतिज रूप से अक्षांश की दृष्टि से देखेंगे, और फिर ऊंचाई की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण करेंगे। तो वो दोनों टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दिए जाएंगे। उसके बाद का जो
टॉपिक रहने वाला है जिसमें हम बात करेंगे निर्वनीकरण, मतलब कि जो वन काटे जा रहे हैं उनके बारे में, कौन कौन सी समस्याएं सामने आ रही हैं और क्यों काटे जा रहे हैं और उनके निवारण के क्या उपाय हो सकते हैं, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में आने वाले वीडियोज़ में उसमें चर्चा करेंगे। और फिर ये टॉपिक जो होगा वो ख़त्म होगा वन, उसके बाद जब हम आएंगे तो बात होगी जैसे उसके बाद टॉपिक कौन कौन से आएंगे। अभी आपको बहुउद्देशीय परियोजना वगैरह मैं लेकर के आऊँगा। हालांकि बहुउद्देशीय परियोजना मैंने पहला भी काफ़ी अच्छे से बताया था, लेकिन कुछ अपडेट हुए होंगे तो उनको मैं आपको लेकर के आऊँगा। और बंदरगाह वगैरह हो गए, बंदरगाह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो बंदरगाह को मैं लेकर के आऊँगा। परिवहन वगैरह है उसके बारे में, खनिज तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उद्योग भी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक लेकर के आएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे क्या हो रहा है कि इंडियन ज्योग्राफी की जो नई श्रृंखला है वो भी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और आने वाले समय में बहुत से जल्द इस श्रृंखला को कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।